आपका फिर से स्वागत है। आज हम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 8 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। 1937 के आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता वाला कहा है। फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। डीपीएसपी मीन्स निर्देशक तत्व। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान का मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब इसकी विशेषताएं। राज्य कानून बनाते समय इन निर्देशों का ध्यान रखिएगा। 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य है उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य का। ये गैर न्यायोचित है तथा राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि बनाने, जब भी कोई विधि बनाए, लॉ बनाए, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाए और चाहे गैर न्यायोचित हो पर संवैधानिक मान्यता के आधार पर न्यायालय इन्हें देखता है। ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 36। यहाँ से स्टार्ट होते हैं नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा वैसे ही है जैसे आर्टिकल 12 में है, जो कि हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं सॉरी। अब आर्टिकल 37 लिखता है कि ये गैर न्यायोचित है। ठीक है। अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। निर्देशिक तत्वों का वर्गीकरण। ये 3 तरह के संविधान में निर्देशक तत्व दिए हैं। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी वो हैं जिनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करना। ये समाजवादी आर्टिकल निर्देशक तत्व है। उसके बाद है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कि सुरक्षित करना, सभी को जीविका के साधन मिले, सबके हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन और उत्पादन के संकेंद्रण रोका जाए, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण मिले, बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर मिले। ये कहता है आर्टिकल नंबर 39। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 39 क। इसमें कहा गया है कि समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ये बाद में जोड़ा गया 39 का। उसके बाद आता है आर्टिकल 40। काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। आर्टिकल 41। उसके बाद आता है आर्टिकल 42। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। फिर आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना होगा। फिर है आर्टिकल 47। बीच के जो आर्टिकल्स है वो या तो गांधीवादी होंगे या दूसरे वाले होंगे, ठीक है, इसलिए बीच में से लिए हुए हैं। फिर है आर्टिकल 47। पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। उसके बाद आता है गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन, ये है आर्टिकल 40। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ देना, स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति देना। फिर आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करना,
व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। फिर आता है आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधों को बढ़ावा देना, नियंत्रण होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, सामाजिक अन्याय तथा शोषण की सुरक्षा करना। अब आर्टिकल 47, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध करना। आर्टिकल 48, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करना। अब आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत, वो है आर्टिकल 44, भारत के समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाना। 44, ठीक है। आर्टिकल 45, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा देना। आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना। फिर 48 है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन व वन्य जीवों की रक्षा। 49, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों का या स्थान व वस्तु का संरक्षण करना। अब आर्टिकल 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को बढ़ाना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अब नए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से जोड़े गए हैं? 42 से संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया। आर्टिकल 39, बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 39 है समान न्याय के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। 43A और 48A जोड़े गए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब 44 से संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 38 को जोड़ा गया, जो है आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 जोड़ा गया। 97वें संशोधन में आर्टिकल 43B जोड़ा गया। तो नए जो जोड़े ये थे। अब आता है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे संतुति, मतलब इनको रखने के क्या कारण थे। सर B.N. राव जो कि सलाहकार थे, उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को 2 भागों में बांटा, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। न्यायोचित में फंडामेंटल राइट एक्ट और गैर न्यायोचित में DPSP। राज्य का कर्तव्य है कि विधि बनाने में इन्हें इस्तेमाल करें। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि लोगों के लिए उत्तरदायित्व कोई भी मंत्रालय इसकी अवहेलना नहीं करेगा। गैर न्यायोचित क्यों है DPSP, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर होगा देश के पास आर्थिक संसाधन नहीं है कि सब कुछ उपलब्ध करवा सके। विविधता और पिछड़ेपन वाला देश है। नया स्वतंत्र भारत था तो पैसे कहाँ से आते? इन भारों से स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान बनाने वालों ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, अब इसकी आलोचना की जाती, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है कि इनमें इनका संविधान में कोई ज़रूरत नहीं है। किन तथ्यों पर की जाती है, किन बातों पर की जाती है? कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति नहीं है। अगर DPSP को फॉलो नहीं किया जाता तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तर्क विहीन व्यवस्था है, इन्हें सही तरीके से रखा नहीं गया। हमने गांधीवादी सिद्धांत पढ़ तो लिए पर उनकी व्यवस्था नहीं है, मतलब उन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है। उसके बाद है ये रूढ़िवादी है, ये 19वीं सदी जैसे कुछ प्रभाव रखे गए हैं। संवैधानिक टकराव है, केंद्र और राज्य के बीच टकराव आ जाता है, क्योंकि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि तू लागू न करने का राज्य को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, संसद के बीच अगर कोई कानून पास होकर आए तो राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हो सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स और DPSP में अंतर।
फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में है, जबकि ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में है। ये नकारात्मक या नेगेटिव है क्योंकि ये स्टेट को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं, जबकि ये पॉजिटिव है डीपीएसपी, ये स्टेट को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट न्यायोचित है और डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि डीपीएसपी राजनीतिक और नैतिक मान्यता प्राप्त है, जबकि कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ये व्यक्तियों के आधार पर है, समुदाय के कल्याण के आधार पर है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उनके अधिकारों को हनन करता है तो उसे खत्म किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। अब डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, चलो हम उन्हें देखते हैं। पहले है चंपारण दोराई राजन मामला, जो कि 1951 में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की सहायता डीपीएसपी कर सकता है। उसके बाद आता है कि गोलकनाथ मामला 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं बदल सकता, वह पवित्र है, संशोधन नहीं हो सकता। पर 1975 से 77 में आपातकाल हुआ, तब डीपीएसपी को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई और डीपीएसपी लागू करने के लिए आर्टिकल 14 1931 को साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है मिनर्वा मिल्स मामला, जो कि 1980 का है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में संतुलन होना चाहिए। हम फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकते हैं, परंतु डीपीएसपी लागू करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। अब भाग 4 से बाहर के निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे, भाग 16 आर्टिकल 325। मातृभाषा में शिक्षा, भाग 17 ए 350 क। हिंदी भाषा का विकास, भाग 17 आर्टिकल 351। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।